Good morning, everyone. How are you? So let's begin today's lecture. Today we are going to start Indian Partnership Act. Already we have discussed. There are 3 chapters in our module. 3 chapters, sorry, 3 गलत निकल गया. 7 chapter we have. वन चैप्टर इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो वो लॉ का पार्ट नहीं है, देखा जाए वो तो क्या है कि उसकी बैकग्राउंड है. लेकिन जो 6 लॉज हैं वो क्या हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट 2008 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो ये हमें 6 लॉ पढ़ने हैं. जो हम क्रम रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो बेहद ही आसान सा चैप्टर है ये, और जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि चाहे फाउंडेशन लेवल ले लीजिए, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल ले लीजिए, थ्योरी में खाली समझ आए आपको ये काफ़ी नहीं है. उसे जब तक कि आपकी राइटिंग स्किल नहीं होगी. तो राइटिंग स्किल जरूर डेवलप करनी है. और ये मेरी बात पर आप यकीन मत कीजिए, जितने भी सीनियर्स हैं जो पेपर दे चुके हैं, इंटरमीडिएट फाइनल जो दे चुके हैं, जो खाली तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता लगता, जो दे चुके हैं, तो उनकी कॉमन राय क्या है वो खुद बता देंगे आपको कि थ्योरी में जब भी सब्जेक्टिव होगा तो उसमें नंबर आराम से नहीं आते हैं. और वो क्यों नहीं आते हैं? जो लोग इसे पहचान जाते हैं तो वो क्लियर कर जाते हैं. अब कुछ लोग बस यही कहते रहते हैं कि जी थ्योरी में नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए, हमने बहुत अच्छा लिखा था. लेकिन जब तक आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम को डिसाइड नहीं करोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते. तो मेन है राइटिंग स्किल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो पहले मैं बता दूं आपको, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ओरिजिनली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट रहे हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बाद 1872 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था वो आपका काफ़ी वाइड था. 1930 में जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग किया गया, और 1932 में जाके आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया गया. एक बार मैंने बातों बातों में बताया था आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट अटेम्प्ट तक जो नंबर ऑफ सेक्शन थे इन सीए फाउंडेशन वो थे सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 75. अब अराउंड 225 के अराउंड सेक्शन है. तो आपको लगे कि यार 75 सेक्शन और 225 सेक्शन कितना वाइडर सिलेबस कर दिया, तो ऐसा नहीं है. मेन टाइम आपको 75 सेक्शन में लगना है. उसके बाद का जो पार्ट है हार्डली 8-10 क्लासेज और. सो इतने सारे सेक्शन 8-10 क्लासेज में हो जाएंगे. वो इतने सारे वो क्रम में आ रहे हैं. एक्चुअली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, वो अलग हो चुके हैं. तो जो 75 से लेकर 225 तक के सेक्शन हैं वो बीच में इनके भी तो हैं, जो कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, उन्हें ब्लैंक छोड़ दिया गया है. लेकिन वो क्रम वही है. गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि आपको 200 के करीब या 250 के करीब और नए सेक्शन पढ़ने हैं. हार्डली 20-25 सेक्शन और नए पढ़ने हैं. क्लियर होगी बात ये? तो एक बैकग्राउंड मैंने बताई आपको, जिससे आपको पता रहे कि ये दोनों जो थे वो पहले ओरिजिनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थे. एक क्वेश्चन उठना लाजमी है आपके मन में कि सर क्यों अलग किया गया. उठना चाहिए भी. तो हर चीज़ का लॉजिक कॉन्सेप्ट अलग अलग है. अलग करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक एक्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा था. एक एक्ट में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे. क्या आप ऐसा नहीं करते कि कोई मोटी बुक हो आपके सामने रखी जाए
उसके छोटे छोटे पार्ट करा लेते हैं आप। क्या लॉजिक है यार, एक साथ तो काम आएगी नहीं है, तो क्यों ना हम छोटे छोटे पार्टों में करा के चलें उसे। समझ आ रही है बात आपके? चलिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, पहले जब कभी सीपीटी हुआ करता था तो सिलेबस वही था सीपीटी में और सीए फाउंडेशन में, लेकिन पहले लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव था। जब से सीए फाउंडेशन आया है, जब से उसे सब्जेक्टिव कर दिया। पहले पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव था, अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव था, लॉ भी ऑब्जेक्टिव था, इको भी ऑब्जेक्टिव था, क्यूए भी ऑब्जेक्टिव था। लेकिन सीए फाउंडेशन आने के बाद रिफॉर्म लाए ये लोग, और लास्ट के 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही रखे, क्योंकि इन्हें पता है इनकी ज़रूरत हमें आगे नहीं है। लेकिन अकाउंट्स और लॉ को इन्होंने सब्जेक्टिव किया, क्योंकि ये पेपर 2 जो पेपर हैं ये आगे जाते हैं, और आगे सब्जेक्टिव है, तो इसलिए इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया। तो पहले जब क्वेश्चन आते थे वो पूछते थे कि जो पार्टनरशिप एक्ट का नाम है वो राइट क्या है, तो किसी में इंडियन हटा देंगे, किसी में कुछ कर देंगे। तो पूरा जो नाम है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन ये वाली बात सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है। अब आप इसके पीछे का लॉजिक पूछने लगे, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक कुछ नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आगे इन्होंने इंडियन को नहीं लगाया, बस जिस समय बनाया गया, बस जो हाथ चल गए। कोई ऐसा कोई विशेष लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि आपका नाम संजय क्यों है, मेरा नाम मोहन क्यों है, किसी का नाम राधिका क्यों है। कुछ अगर कारण होते भी हैं धार्मिक, तो जी एस नाम से निकला था। अब एस नाम से निकला था तो एस नाम से भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वो संजय ही क्यों है। तो इन चीज़ों के पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको, मेरा पर्पस है याद कराना आपको, तो याद हो गया होगा। अगर आप चाहेंगे भी भूलना या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन नहीं है तो आप भूल नहीं पाएंगे। कोशिश करके देखिएगा, आप भूल नहीं पाएंगे इस बात को। आपको याद हो गया परमानेंट मेमोरी में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन है, पार्टनरशिप एक्ट में इंडियन है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन नहीं है। क्लियर है? चलिए, कोई भी जो एक्ट है वो सेक्शन वाइज चलता है, सेक्शन 1 एंड ऑनवर्ड्स। एक कॉमन सी बात बता रहा हूं मैं, पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमन है। किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है, किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन जो होता है, उसमें 3 बातें लिखी हुई होती हैं। पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन जो है उसमें 3 बातें होंगी। पहला है शॉर्ट टाइटल। क्या बोला मैंने? पहला है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल बोले तो नाम, टाइटल बोले तो नाम। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाम हो गया, नामांकन कर दिया। ये एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से पुकारा जाएगा। किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में ये होता है। आप कंपनी एक्ट 2013 उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही होगा। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही होगा। इनकम टैक्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही होगा। ये कुछ कॉमन बातें हैं। बेसिक सिद्धांत लो टू लो डिफर नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए आप। बेसिक प्रिंसिपल कंटेंट डिफर करता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट अलग है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव और कंटेंट अलग है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अलग होगा। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पढ़ने के तौर तरीके हैं, इंटरप्रिटेशन के तौर तरीके हैं, वो चेंज नहीं हुआ करते हैं। सेक्शन 1 में एक तो शो टाइटल होता है, एक होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट
यानी कि लागू कब से होगा। और तीसरा होता है एक्सटेंड टू वेयर, लागू कहां कहां होगा। जैसे आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ा, कुछ सेंट्रल एक्ट होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, स्टेट एक्ट होते हैं वो राज्य में लागू होते हैं। ये कॉमन बात है। लेकिन आप ये मान लें कि सेंट्रल एक्ट सारे के सारे पूरे देश में लागू होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो कॉमन बात बोली गई है। ये मैं पहले बार बार क्लियर कर चुका हूं कि लॉ साइंस नहीं है, लॉ इज नॉट ए साइंस। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यहां पे यूनिवर्सल कुछ नहीं मिलेगा आपको। हर चीज के अपवाद एक्सेप्शन मिलेंगे। कोई एक ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो हर जगह लग जाए। कोई एक सिंगल सिद्धांत भी लॉ में ऐसा नहीं है जो हर जगह लागू हो जाए। तो एक कॉमन बात है कि जो सेंट्रल एक्ट है वो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन धारा 370 हटने से पहले जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था उसमें लिखा हुआ था दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे एक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। धारा 370 हटने के बाद ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होना स्टार्ट हो गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि लागू कब से होगा। जब हमने लीगल फ्रेमवर्क पढ़ा तो मेकिंग ऑफ लॉ पढ़ा। सबसे पहले प्रपोजल होता है, वो बिल होता है, फिर संसद के दोनों सदनों से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो एक कॉमन बात है, कह देते हैं कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद एक्ट बन गया, लेकिन एक्ट बनना और लागू होने में भी फर्क होता है। फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि लागू कब से होगा। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि लागू कब से होगा। बहुत सारे एक्ट बन के तैयार हो गए। CAA सिटीजन अमेंडमेंट कुछ इस तरह का जो नाम है उसके, नागरिकता संशोधन बिल, कोरोना आने से पहले वो बनके तैयार हो चुका था, लेकिन एकदम कोरोना आ गया। आपको पता हो शाहीन बाग में खूब बड़ा धरना चल रहा था उस समय। गवर्नमेंट के भी हाथ पांव फूले हुए थे ये धरने को कैसे खत्म कराएं, लेकिन एकदम कोरोना आ गया तो उसकी आड़ में फिर वो धरना खत्म करा। लेकिन लागू तो अभी करा है उन्होंने, पिछले 4-5-6 महीने के अंदर ही। एक्ट तो बनके तैयार हो गया था। तो एक्ट बनना अलग चीज है और उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट अलग है। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सेक हैं, आपके ज्ञान के लिए। इसका पेपर से कोई मतलब नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया, ना आगे पूछा जाएगा। ये कॉमन बात है। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है सर, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है, किसी भी एक्ट का बता रहा हूं मैं, वेदर यू स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कुछ भी, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो होता है परिभाषाओं का सेक्शन, यानी कि उसकी वोकैबुलरी का सेक्शन। उस एक्ट में जो शब्द आएंगे उनका आप मीनिंग लेंगे कैसे। आपके दिमाग में जो अर्थ छुपे हुए हैं बहुत सारे तो कॉमन वर्ड होंगे, 80-90% तो वो वर्ड होते हैं जो आपने सुने हुए हैं, और आप ये कहने लगे कि मुझे तो पता है। तो आप ये मान के देखिए कुछ नहीं पता आपको। जिसे पता है, जो ये मान के आएगा लॉ में, वो कम सीख पाएगा। पहले आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि आपको कुछ नहीं पता। ब्लैंक सीडी पर कुछ भी चीज लिखना आसान होता है, ओवरराइट करना आसान होता है। बताइए, ये एक कला है, ये एक आर्ट है लोगों को पढ़ने की, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो परिभाषाएं हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। लो एक ऐसी चीज है, अगर वो किसी एक्ट को पढ़ते वक्त अब वो कहने लगे, परिभाषा में डालने लगे 2 and 2 makes 5, तो आप इसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते। हमने तो 4 पढ़ा है अभी तक, पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स है वो।
लेकिन यहां पर पढ़ेंगे अगर आप, अब वो परिभाषा दी हुई है आपको, तो आपको 2 and 2 makes 5 ही कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको अर्थ समझ में आएंगे उसके। गेटिंग दिस पॉइंट? सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का सेक्शन। ये एक टीचर तय करता है कि वो सारी डेफिनेशन आपको पहले से पढ़ा के रखे या समय समय पर आने पर पढ़ाए। मैं एक्ट देख के डिसाइड करता हूं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन में आपको शुरुआत में पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि कौन सी चीज कब पढ़ानी है। लेकिन बहुत सारे एक्ट हैं स्टार्टिंग ही डेफिनेशन से होगी। इनकम टैक्स एक्ट है सी इंटरमीडिएट में, कई दिन तो डेफिनेशन ही चलती है सर, अब वो भी सारी एक साथ नहीं होती, 5-7 डेफिनेशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जरूरत पड़ेगी आपको। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते रहेंगे। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो सेक्शन 2 क्या है? परिभाषाओं का सेक्शन। परिभाषा का मतलब है मीनिंग। क्लियर है? सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड कोई रूल नहीं है, बस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए रूल है कि सेक्शन 1 में आप ये 3 चीजें देंगे, सेक्शन 2 के अंदर आप परिभाषाएं देंगे, और ये भी मान लीजिए कि परिभाषा सेक्शन 2 में तो होती है, इसके अलावा भी सेक्शन अलॉट हो सकता है परिभाषाओं के लिए। परिभाषाओं के भी टाइप्स होते हैं। जो सेक्शन 2 में दी गई टर्मिनोलॉजी है वो सामान्यतः जनरली बार बार चेंज नहीं होती है उस पूरे एक्ट में। अगर सेक्शन 2 के अंदर मैंने कुछ परिभाषा दी है, फाइनेंशियल ईयर की परिभाषा दी है सर, तो पूरा पार्टनरशिप एक्ट में फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा सामान्यतः। मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा, अरे ऑटोमेटिकली मैं बता चुका हूं कि लॉ एक ऐसी फील्ड है कि कोई भी स्टेटमेंट 100% केसेज को कवर नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये 99% या 90% अगर ये चीज है तो मुझे बोलेंगे। सेक्शन 2 के अलावा अगर कोई परिभाषा दी गई है तो वो परिभाषा परिस्थितिजनक होती है। परिस्थितिजनक बोले तो यानी कि किस संबंध में वो परिभाषा दी गई है, केवल आप उस संबंध में यूज करेंगे, पूरे एक्ट में यूज नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल तभी समझ में आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे और वो सिचुएशन अराइज होगी। अभी तो मैं कॉमन प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको, अभी वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ सकते। सेक्शन 2 की जो परिभाषा है वो पूरे एक्ट में यूज होगी। सेक्शन 2 के अलावा जो परिभाषा है वो उस परिस्थिति में ही यूज हो सकती है जिस परिस्थिति के अनुसार वो परिभाषा दी गई है। आप उसे पूरे एक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक सामान्य सिद्धांत है। क्लियर? सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड कंटेंट का सेक्शन है। कंटेंट का मतलब है लिखा हुआ क्या है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर्ड है। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करेंगे साहब सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोला सर मैंने? ये नई नई टर्मिनोलॉजी सुनेंगे आप, लेकिन ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। कहीं पढ़े लिखों की जमात में आप जाएंगे और कहेंगे चार्जिंग सेक्शन, तो वो समझ जाएगा कि आपको लॉ की जानकारी है। चार्जिंग सेक्शन हर एक्ट में होता है। इनकम टैक्स एक्ट का भी चार्जिंग सेक्शन है, सेल्स गुड्स एक्ट का भी चार्जिंग, सर एक का होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन मत याद कीजिएगा आप, मैंने पहले भी बता दिया। करना है तो बस कंपनी रख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे भी जाएगा आपका। बाकी कोई और ऐसा एक्ट नहीं है फाउंडेशन लेवल पर जो आगे जाना है, वो ना इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इंटरमीडिएट में जरूर मैं बोलता हूँ
इनकम टैक्स के, जीएसटी के पूरे सेक्शन याद कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप फील्ड में जाएंगे, पढ़ने के बाद, पेपर पास करने के बाद, सीए के पास जाएंगे, जितने सेक्शन आपको याद होंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, समझ उतनी ही बढ़ेगी। है इनमें भी ये वाली बात, लेकिन मुझे समझ बढ़ा के करूं क्या मैं, यूजलेस है ना। सेक्शन याद होने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग का जिसका कोई यूज नहीं है, मैं क्या करूं। करना मुझे सीए है, मैं बायोलॉजी की बुक पढ़ने बैठ जाऊं कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूं, फिजिक्स की बुक पढ़ने बैठ जाऊं अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूं, तो खाली उससे थोड़ी कुछ होता है। तो ये कहने का मतलब है मेरा। चार्जिंग सेक्शन का काम क्या है सर? वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट लाइफ में हम ध्यान नहीं देते। ऑल्दो मई 2018 में सीए फाउंडेशन का नया सिलेबस आया था, जब ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हुआ था। इस चैप्टर से जो मैंने यूनिट बनाई, ये यूनिट 1, टोटल 4 यूनिट में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। हार्डली पिछले 10-15 टाइम में एक आध क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन पिछले 2-3 अटैम्प में बाढ़ लगा रखी है इन्होंने। एक अटैम्प में 3-3, 4-4 क्वेश्चन इसी यूनिट से दे डाले, और होने भी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में माइंडेड यूनिट यही है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होती है। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट समझाता हूं मैं, ऑटोमेटिकली फिर चार्जिंग सेक्शन समझ में आएगा आपके। 2 व्यक्ति में झगड़ा है किसी बात को लेकर, आप कह रहे हो हम पार्टनर है, पार्टनर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। पहला काम जो कोर्ट का होता है, वो पहले यही डिसाइड करना होता है कि जो ये 2 लोग कह रहे हैं, ये वास्तव में लीगली पार्टनर हैं भी या नहीं है, और वो चार्जिंग सेक्शन से डिसाइड होता है। कई साल तो इस चीज में निकल जाते हैं, डिसीजन देने में टाइम नहीं लगा करता कोर्ट को। आप सोचिए, यहां पे केस स्टडी आनी है आपकी पेपर में, ये तो सुना ही होगा आपने, तो आप भी तो जज का काम कर रहे हो। ये एक सिचुएशन है, उसको आंसर देना है। इसका मतलब तो आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए, जज तो हमारे निपट बुद्धू हैं, 10-10 साल लगा देते हैं समझने में, और हम तो 2 मिनट में समझ जाते हैं। सोच के देखिए कभी, वो तो बुद्धू हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें एक एक पहलू की गहराई पे जाना होता है, और असली लोग भी वही है, उन्हें बहुत टाइम लगता है। जिस दिन ये सब चीज डिसाइड हो जाए, डिसीजन देने में टाइम नहीं लगा करता। तो चार्जिंग सेक्शन यानी कि एज पर लीगली, एज पर द लॉ, पार्टनरशिप है क्या, है तो ये डिसाइड होगी ना। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। मैंने हर कीवर्ड को अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है। जो ओरिजिनली परिभाषा दी हुई रहती है, वो तो पैराग्राफ की फॉर्म में दी जाती है, एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है। लेकिन मैं जानबूझ के लिखा हुआ है जिससे आपको एक एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक क्या है? रिलेशन है। कैसा रिश्ता है? कितने लोगों के बीच में रिश्ता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर, बिटवीन 2 और मोर। इसका मतलब है कि कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए किसी भी पार्टनर में, एंड मोर, ज्यादा कितने अच्छे। अगर आपसे पूछा जाए कि एट पर, मैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लाइन भी इधर से उधर आपने सुनी, आंसर चेंज हो जाना है, आंसर बदल जाएगा। ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप सोते सोते सुन लें, अज्ञान की प्राप्ति कर लें। एट पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर लिखा हुआ होता तो यहां लिखा हुआ होता, बट कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कंपनीज एक्ट। अब वो लिमिट लगाता है जब आप सेक्शन की भाषा पढ़ोगे, क्योंकि कंपनी एक्ट हमारे यहाँ कोर्स में है, ऑल्दो शुरू के 25 सेक्शन है हमारे कोर्स में, लेकिन वो 464 इसलिए पढ़ा दिया जाता है कि उसका लिंक है यहाँ से। तो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है 100 तक की परमिशन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 50 है। तो आपको जो याद रखना है वो 50। वो कैसे आया 50 वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सोर्सेज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ ले आपसे कि मैक्सिमम पार्टनर कितने, 50 हैं जी, तो गिनती के हिसाब से तो ठीक हो आप, लेकिन एग्जैक्टली कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में तो 100 की परमिशन ग्रांट है। परमिशन ग्रांट होना और उसके परमिशन का यूटिलाइजेशन होने में फर्क आ जाता है। तो मैंने भाषा क्या बोली, सब क्या बोले, परमिशन ग्रांट शो की है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की परमिशन है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने लगाई नहीं ना। तो परमिशन ग्रांट कितने की है? कंपनी एक्ट में शो की है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कितना करा उन्होंने? रूल बना के। अगर हम एक्ट की बात करें, कंपनी एक्ट, तो वहां 100 लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन रूल्स बना के उन्होंने उस लिमिट को फिलहाल के लिए क्या कर रखा है? 50 कर रखा है, कि हम पूरी परमिशन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे अभी। तो एक एक चीज का सोर्स बता रहा हूं मैं आपको। गुड क्वेश्चन, बता रहा हूं। अब आपने पूछ लिया तो इसका भी मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या है, अगर एक्ट में चेंज ही करना था इन्हें, तो इन्हें तो शुरुआत से पता था कि 50 रखनी है, तो एक्ट में ही 50 रख देते हैं। एक्ट एक्चुअली पार्लियामेंट से पास होता है, संसद के दोनों सदनों में वोटिंग कराई जाती है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, तो तब सरकार के पास आती है। समय समय पर आज 50 हैं। कंपनी एक्ट 2013 जब बना था, उससे पहले अगर आपने सुना होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 ही थे, वो भी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ था। अब 20 सदियों से थे, अब 20 से एकदम 50 करें तो क्या समय समय पर गवर्नमेंट को जरूरत महसूस नहीं हुई होगी? जिस समय बना होगा ये, उस समय 20 बहुत हुआ करते थे सर। 20 की पार्टनरशिप भी आप इमेजिन आराम से नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जिस तरह से ग्लोबली चीजें बड़े बड़े स्तर पे की जा रही हैं, तो वहां पार्टनर की संख्या ज्यादा है, होगी ही होगी। तो 100 की पावर उन्होंने एक बार संसद से पारित करा ली, लेकिन उन्हें लगता है कि आज की परिस्थिति में 50 बहुत हैं, लेकिन 5 साल बाद लगता है कि 70 होने चाहिए। तो अब उन्हें एक्ट बदलना नहीं पड़ेगा। जो भी उस समय की सरकार होगी, खाली सरकार, वो रातों रात बदल देगी। दिस इज द डिफरेंस, कि पावर एक बार हमारे पास आ जाए, हम उसका यूटिलाइजेशन अपने हाथ की बात है, लेकिन पावर ही नहीं है तो पावर को लेना बड़ा मुश्किल काम है। जब 370 लगाई गई थी तो वास्तव में वो कुछ ही सालों के लिए लगाई गई थी, लेकिन उन्हें छीनने में हालत खराब हो गई। देश की जो दुर्गति है वो बहुत सारे कारण रहे हैं उस चीज के। जो सैनिकों को रोटी मिलती है वहां पर, एक रोटी वो 2 या 3 हजार रुपए की बैठती है। अल्टीमेटली वो कहां से आ रहा है पैसा? वो आपकी हमारी जेब से आ रहा है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की हालत ऐसी नहीं हुई होती, हम बहुत आगे हो चुके होते। हमारा जितना भी पैसा है वो जा ही मार रहा है। अब इस तरह लोग देखिए इस चीज को, एक परिवार है,
एक परिवार का मुखिया 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपए महीना बहुत होता है, लेकिन वो लीगल केसेज में फंसा हुआ है, घर में बीमारियां हैं, तो कभी उन्नति नहीं हो सकती है। एक परिवार में 50,000 महीना कमा रहा है, लेकिन सुख शांति है, कोई भी इस तरह के लफड़े में नहीं है, किसी से उसका झगड़ा नहीं है, 50,000 पूरे परिवार पे खर्च होते हैं, तो वहां उन्नति देखिए आप। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ इंजीनियरों की संख्या, खाली इंजीनियरों की बता रहा हूं, उससे ज्यादा है जितने उनकी जनसंख्या है, लेकिन क्यों तरक्की कर रहा है वो? इन फालतू के झगड़े नहीं है वहां पर। जहां झगड़े हैं ना, वो तो आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैक्सिमम पैसा तो उसका वहां चला जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बिजली फ्री है, आप पूरे दिन एसी चलाइए, हार्डली आपका 200 से 300 रुपये का बिल आ जाएगा। तो पैसा कहां से जा रहा है? हमारी जेबों से ही तो जा रहा है, हमारे ऊपर खर्च नहीं हो पा रहा, जबकि पैसा हम दे रहे हैं। वहां के लोग आराम से टैक्स भी नहीं देते, यूटिलाइज वहां हो रहा है, तो हमारा पैसा हमारे ऊपर यूटिलाइज होना चाहिए। खैर, इस बीच में आ गई बात, इसे वापस आते हैं। समझने के लिए जरूरी भी है, वैसे लोग पढ़ रहे हैं तो आपको परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी भी है। तो ये बात समझ में आ गई आपके, एक्ट में पावर होना और उसका यूटिलाइजेशन होना 2 अलग अलग बातें हैं। तो पावर 100 की है, लेकिन उसे कम कर दिया गया है कि 50 की, अभी 50 ही ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, वो भी 50 की भी जो लिमिट है एज पर द कंपनी एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हु हैव एग्रीड, एग्रीड को भी समझाऊंगा। टू शेयर द प्रॉफिट, इतनी लाइन आप मेरे सामने बोलिए। पीछे क्या नाम है आपका? सौम्या। सामने मत देखिएगा, मेरे सामने जितना मैंने बोला है, हिंदी में बोलना चाहे आप हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश हिंदी करना चाहे तो। अभी तक क्या पढ़ाया मैंने? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। बस यही गड़बड़ मत कर देना, मैं जानबूझ के प्रॉफिट या लॉस बोला है, एंड लॉस नहीं है इसमें। मुझे पता है आप लोग थ्योरी कैसे पढ़ते हैं और फिर लिख के क्या आते हैं और चाहते हैं कि नंबर मिल जाए। वो जानी टीचर भी ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सीए में तो नहीं होगा ये काम। परिभाषाओं को आप बदल नहीं पाएंगे आप। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बदल पाएंगे, अगर मतलब चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपका ध्यान इस तरफ ना डालूं, बाई चांस हो सकता है आप खाली शेयर द प्रॉफिट लिख के आए, बाई चांस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आएंगे। अब वहीं पकड़े जाओगे, अब वहीं नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समझ जाएगा कि रटी हुई चीज है, समझी हुई चीज नहीं है। अगर समझी हुई होती तो ये लॉस आ ही नहीं सकता था यहां पर। एक्चुअली परिभाषा में कहा इन्होंने, पार्टनरशिप ये है जिसमें ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं। क्योंकि जब मैंने कहा कि जब भी 2 लोगों का झगड़ा जाता है तो सबसे पहले तो कोर्ट ये तय करती है कि जिस एक्ट में आप लेके आए हो ये मैटर उस एक्ट का है भी या नहीं है, क्या कानून के अंतर्गत आप कवर हैं। अगर आप कवर्ड ही नहीं है तो मैं कैसे सुनवाई करूं। कानून बदलने से आंसर बदल जाया करते हैं। एक सिचुएशन है कोई, अगर ए कानून लगेगा तो रूल अलग लगेंगे, बी कानून लगेगा तो रूल अलग लगेंगे। तो सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी हो जाता है कि कानून आपके ऊपर लग कौन सा रहा है। रूल तो बदलेंगे ही बदलेंगे। लॉ मेकर्स ने केवल इतना बोला है टू शेयर द प्रॉफिट। अगर ये बोलते कि टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आपने एक ऐसे पार्टनर का नाम नहीं सुना जो खाली प्रॉफिट शेयर करता है? तो अगर ये लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब है
कि हर पार्टनर के लिए लॉस भी शेयर करना जरूरी हो जाता। अब नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये आप एक्स्ट्रा में कुछ भी ले लें। मैं अगर ये कहता हूं कि बच्चे का सीए फाउंडेशन में पास होने का क्राइटेरिया क्या है, तो मैं क्या बता के चलूंगा? जिसके हर सब्जेक्ट में 40-40% नंबर आ जाए, एग्रीगेट 50% आ जाए, लेकिन 40 के जगह 55% आ गए तो क्या वो पास नहीं है? लेकिन बता के तो मिनिमम चलूंगा ना। हाँ, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट। लेकिन अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कर देते तो वही मिनिमम हो जाती। तो फिर आप ऐसे पार्टनर बना ही नहीं सकते थे लीगली जो खाली प्रॉफिट शेयर करें। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे पार्टनर मौजूद होते हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप भूलेंगे नहीं, आपकी कलम कभी भी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस लिख ही नहीं सकती आप, क्योंकि इस चीज पर मैंने आपका ध्यान केंद्रित करवाया है। आपका लॉजिक समझा दिया मैंने आपको। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर दूसरा आदमी क्यों चाहेगा खाली प्रॉफिट शेयर में? माना ए और बी दो पार्टनर है, ए चाह रहा है कि खाली प्रॉफिट शेयर करूं, तो बी को क्या फायदा है? अरे हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं भाई आपसे। हम तो कह रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट के आधार पर भी आप पार्टनर बना सकते हैं। बी को नहीं लगता, मना कर दे ए से। 90% केसेस में आपको पता ही है प्रॉफिट या लॉस दोनों ही शेयर होता है। लेकिन बी को लगता है कि भाई ए का नाम बहुत है, शाहरुख खान का बाईजू में पार्टनर बनता है तो क्या उन्हीं शर्तों पर बन रहा होगा जिस पर बाकी लोग हैं? प्रिविलेज नहीं मिली होंगी शाहरुख खान को, उसका नाम ही बहुत बड़ा है। तो आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक आदमी अगर कह रहा है कि मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस तुम देखोगे, इसका मतलब है कि उसका नाम, उसका कद, उसकी क्रेडिटेबिलिटी, जिसकी वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा फायदे होंगे और बाकी लोगों को लगता है, तो ये तो वो संभव है। तो अलाउ कर रखा है लॉ मेकर ने। लेकिन अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस कर देते तो फिर वो अलाउड होता ही नहीं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ये टर्मिनोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अगर कोई वेंचर बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन लीगली आप पार्टनर नहीं है। बिजनेस क्या है? हम लोग सामान्य तौर पर ये पढ़ते हैं कि जो एक रेगुलर एक्टिविटी है वो बिजनेस है, जबकि ऐसा नहीं है। जनरली कह सकते हो आप कि रेगुलर एक्टिविटी जो आदमी बार बार काम करता है वो बिजनेस है, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। एक सिंगल एक्टिविटी बिजनेस हो सकती है, लेकिन वो बिजनेस की तरह की गई हो। मुझे लगता है कि आज डोली चाय वाला 1 करोड़ की कार में घूम रहा है। अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं। आज ही सुबह सुबह मैंने देखा कि बिल गेट्स विंडो 12 लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर उसे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। ऑल्दो मुझे उसकी सच्चाई नहीं लगती है कुछ भी, ऐसी भी चीज़ नहीं है कि उसे विंडो 12 का ब्रांड एम्बेसडर बना दें। लेकिन वो पोस्ट तो आप भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल दे। सोशल मीडिया में 90% तो कूड़ा ही है, रेलेवेंट चीज़ों सच्चाई तो कम ही भरी पड़ी है। कल एक पोस्ट देखी थी मैंने, और उसमें वो एक शायद 1-2 करोड़ की गाड़ी का दरवाज़ा खोल के निकल रहा है पीछे से। फिर एक स्टूडेंट ने कह रहा है, किसे देख के मुझे लगता है, मैं समझ कंफ्यूज हो गया हूं, मैं पढ़ूं या चाय की दुकान खोलूं। एक्चुअली ये चीजें बच्चों को भ्रमित भी कर रही हैं। चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हर एक आदमी बड़ा बनना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। ये एग्जाम्पल पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो ये फैलते नहीं थे। लेकिन हम तो बाल बुद्धि हैं, हमें तो लगता है कि डोली चाय वाले ने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। हम तो सीबीएसई स्कूल में वैसे पढ़े हुए, वो तो साला निपट बुद्धू है।
हर कोई तो नहीं कर सकता। उसका लक फैक्टर भी होता ही है हर एक आदमी का। भाग्य से बड़ी चीज क्या है? उससे बड़ी चीज तो कोई नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो हर चाय वाला ही डोली चाय वाला ना बन जाए। वो कई बार ये कुछ समय की होती है प्रसिद्धि, और फिर ये लोग बहुत तेजी से गिरते भी हैं। सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया में आप कभी अच्छी बातों के मिलियनियर फॉलोअर नहीं देखोगे। ये जो गांव देहात के लोग हैं, 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग तो यही हैं। इन्हें फालतू की चीज समझ में आती हैं। कई सारे उदाहरण हमारे पास पहले भी हैं जो रातों रात स्टार बने सोशल मीडिया के, एकदम से पता नहीं कहां है। ऐसे भी उदाहरण है। तो बिजनेस क्या है, मुझे भी लगा, या किसी प्रॉपर्टी डीलर को मैंने देखा यार पिछले 5 साल पहले क्या था और आज 5 साल में क्या बन गया, ये मैं भी शुरू करूंगा। जोश आ गया, खरीद डाली एक बिल्डिंग, फिर बेचने निकला, 4 साल तक बिकी नहीं, वो कर्जे में आ गया, ब्याज चढ़ रहा है, मेरा घर भी बिक गया। मैंने तौबा तौबा कर ली, भैया ये काम मेरे बस क्या नहीं है। देखा देखी मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिया। जो खरीदने बेचने का काम है वो एक बिजनेस है, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। दूसरा उदाहरण, मैं और मेरा दोस्त सड़क पर जा रहे हैं, कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, संडे का दिन है, मौसम सुहाना है। कनॉट प्लेस में कई बार आप गए हो, एकदम कोई पीछे से एक सेलर आता है, चुपके से वो, देखो रेबेन का चश्मा है मेरे पास, ये 3000 का मैं चोरी करके लाया हूं, मैं 200 रुपये में दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर, और जिन्हें नहीं पता बिल्कुल लगेगा भी ओरिजिनल हो। मैंने और मेरे दोस्त ने आंखें आपस में मिलाई, मैं कहा बढ़िया चीज़ है, मेरठ में जाके से बेच देंगे 1-1.5 रुपये में, 200 रुपये का ले लेते हैं। तो 200 रुपये में लेके हम जैसे ही कोई मूर्ख, मेरठ में मिल गया, हमने उसे 1000 रुपये में बेच दिया, 800 रुपये कमा लिए, 400-400 का प्रॉफिट हो गया। वेदर इट इज ए बिजनेस। 2 लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, प्रॉफिट भी शेयर किया, तो क्या बिजनेस की कैटेगरी में आएगा ये जो वेंचर है? ये नहीं आएगा। ये एक अपॉर्चुनिटिक सिचुएशन है, एक अवसर मिला आपको और आपने उसे कमाने में लगा लिया। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी भी 10 रुपये 20 रुपये नहीं कमाए होंगे या ज्यादा रुपये नहीं कमाए होंगे? लेकिन क्या मैं मान लूं कि आप बिजनेस करके हार चुके हैं, बिजनेस में हाथ आजमा चुके हैं आप? वो बिजनेस नहीं है, अवसर मिला और आपने उसे भुना लिया। लेकिन कोई रणनीति नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई आपने सोचा नहीं था। इसमें भी 2 या 2 से अधिक लोग हैं, एग्रीड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप की रिलेशनशिप नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि इसमें बिजनेस गायब है, इसमें बिजनेस गायब है। तो कोर्ट को 8-10 साल तो पहले यही तय करने में लग जाते हैं, सिचुएशन को समझना, उसकी गहराई को नापना। किसी चीज में बिजनेस नहीं होगा, किसी चीज में एग्रीमेंट गायब होगा, किसी चीज में कुछ चीज होगी, जब तक वो एक एक चीज सेटिस्फाइड ना कर ले कि चार्जिंग सेक्शन का एक एक एलिमेंट कंफर्म है। कंफर्म होने के बाद टाइम नहीं लगता, तो डिसीजन देना है, कंटेंट में दिक्कत है ही नहीं, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं सीधे सीधे, उनसे आ जाएगा आंसर। लेकिन पहले ये तय करना मुश्किल होता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसे टेक्निकली कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल का मतलब होता है बोथ साइडेड। अब सबसे पहले एजेंसी का मतलब पता होना चाहिए। कैरिड ऑन बाई ऑल, सब लोग काम करेंगे, और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक काम करेगा बाकी के भी आप पर। सबसे पहले एजेंसी समझना जरूरी है सर। एजेंसी डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले सी इंटरमीडिएट का पार्ट होती थी, क्योंकि अब वो उठ के आपका फाउंडेशन लेवल पर ही आ गया है, तो आप फाउंडेशन लेवल पर भी एजेंसी की परिभाषा पढ़ लेंगे। फिर भी यहां जिक्र आया है तो मुझे थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा कि एजेंसी क्या है। सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, अभी मैं परिभाषिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिटवीन टू पर्सन, जिसमें लीगली अलाउड है कि एक व्यक्ति जो काम खुद कर सकता है वो दूसरे के माध्यम से करा सकता है, और दूसरे ने जो डिसीजन लिए होंगे वो ये माने जाएंगे कि जैसे आपने ही लिए हैं। लीगल पहलू, लीगल वैल्यू वही है। आप कल को ये नहीं कर पाएंगे कि मैंने थोड़ी किया है। जो काम आप खुद कर सकते हो वो दूसरे के माध्यम से करा सकते हैं, और जो दूसरा एजेंट आपके लिए काम करेगा, लीगल बाध्यता उतनी ही है जैसे आपने खुद करा हो। प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू आप अपना मकान बेचते हैं या खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर एजेंट है, बेचना तो आपको है, लेकिन आप एजेंट चुनते हैं कि कोई ग्राहक ले आइए। जो भी आपने उसने डायरेक्शन दे रखी होंगी, अगर उन डायरेक्शन में आपने कहा 90 लाख का मुझे बेचना है, तो उन्हें सौदा पक्का कर लिया। अब आपने देखा 90 लाख का तो बिक चुका, मैं तो नहीं बेचता, मैं तो 1 करोड़ का बेचूंगा, तो लीगली आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते होंगे लोग बाग हट जाते हैं, तो एजेंट को अपने अधिकार नहीं पता होते, नहीं तो मुकदमा करके वो 90 लाख में ले सकता है। अलाउड नहीं है पीछे हटना, बंधे में आप। एजेंट की कुछ ड्यूटी है, प्रिंसिपल की कुछ ड्यूटी है, दोनों के राइट्स हैं। तो एक व्यक्ति जो काम खुद करता है उसके लिए बाध्यता प्रिंसिपल की होती है। तो म्यूचुअल एजेंसी में क्या है, पार्टनर्स के हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल इसलिए है जो दूसरे पार्टनर वर्क करेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप कल को ये नहीं कह सकते डिसीजन किसी और ने लिया है, मैं तो बाध्य नहीं हूं उस चीज के लिए, आप भी बाध्य हैं। और एजेंट इसलिए हैं कि आप अपने कार्यों से दूसरों को भी तो बाध्य कर सकते हैं। जो आप डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे, उससे दूसरे पार्टनर पीछे नहीं हट सकते। क्लियर है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। ये वाली लाइन रह गई थी। एग्रीड का मतलब है विदाउट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप नहीं है लीगली। एग्रीमेंट का मतलब आप मोटे मोटे समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल्स हैं वो सारी सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी आपको। विदाउट एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी ए पार्टनरशिप। इसलिए स्टेटमेंट कई बार कोर्ट समझाने के लिए पास करती है, मैंने लिखा हुआ भी है, अभी तो ये मैं परिभाषा पढ़ा रहा हूं, इसकी डिटेलिंग भी नीचे लिखी हुई है। पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ एग्रीमेंट नॉट फ्रॉम द स्टेटस। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एग्रीमेंट नॉट फ्रॉम स्टेटस। एग्रीमेंट में आप देखेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। पार्टनरशिप का रिश्ता एग्रीमेंट्स की वजह से ही जन्म लेता है, आपके स्टेटस की वजह से वो नहीं होता। एक हस्बैंड और वाइफ लाइफ पार्टनर तो हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर बनने के लिए
उनके बीच में भी एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक फादर जिसके 4 बेटे, एक सदर में मैं देखता हूं 4 भाइयों की दुकान के नाम से है कोई कपड़े की दुकान, बड़ी फेमस है वो भी। एक फादर, उसके 4 लड़के हैं, सब लोग साथ बैठ रहे हैं, अचानक फादर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 4 भाइयों को उनका पूरा बिजनेस मिल जाता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। जनता मान सकती है उन्हें कि ये चारों भाई पार्टनरशिप में है, वो खुद भी मान सकते हैं, पार्टनर नहीं है। एग्रीमेंट कहां हुआ सर? ये तो स्टेटस है, ये तो स्टेटस है कि आपने एक परिवार में जन्म लिया है, आप 4 भाइयों में से एक हैं, तो ऑटोमेटिकली फादर का बिजनेस आपको मिल रहा है। बिना एग्रीमेंट के देयर कैन नॉट बी ए पार्टनरशिप। ये जो पंच लाइन है, जब आप इन्हें लिखते हुए यूज करते हैं तो इन्हीं से तो नंबर बढ़ते हैं। जो कल मैं बता रहा था, भाषा के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 5 में से 3 नंबर तो इस बात के हैं कि आपका फंडामेंटली स्ट्रोंग है, बाकी के 2 नंबर तो आप उसमें क्या 4 चांद लगाते हैं। और 4 चांद लगाने में ये नहीं है कि किसी को लाल कर दिया, किसी को पीला कर दिया, कोई ड्राइंग बना दिया आपने। वो भाषा में जो यूज करेंगे आप सब, उनके नंबर होते हैं, किस तरीके से आप लिख रहे हैं। और जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन, जितना आपकी रीडिंग अच्छी होगी, उतनी वो बनेगी। लगातार कमजोर हो रही है बच्चों की, ये भी मैं बता रहा हूं। आज से 25 साल पहले जो पढ़ा दिए हमने बच्चे, उनकी अलग बात थी, अब अलग बात है। तो ये आपके लिए बुरी बात है कि आपकी बुराई हो रही है। एक तारीफ भी कर देता हूं, कोरोना 2019 से लागू हुआ, उसके बाद से भी 5-6 बैच हो गए, तो 6 बैच इतने बर्बाद थे, मेरे नहीं सभी के। उसके मुकाबले आपका लेवल बहुत अच्छा है, ये तारीफ की बात है। हम केवल उन्हें जो पढ़ा रहे थे, हमें घर चलाना था। मतलब कहने में आती है बात, ऐसा नहीं है कि घर उनकी वजह चल रहा है, कुछ है तो लॉसेज में ही है वैसे तो अभी भी, अगर हम कोरोना के बाद के बैचेज की बात करें। लेकिन क्योंकि और सोर्सेज होते हैं, बिजनेस में ये सब चीज़ चलती रहती हैं। बाहर का बच्चा तो आना ही बंद हो गया, नहीं तो पहले तो मुजफ्फरनगर से भी बच्चे आते थे, मवाना है, खतौली है। अब तो क्या होता है, या कौन जाएगा धूप में, कौन परेशान रहेगा, क्योंकि है ऑनलाइन। ऑल्दो ऑनलाइन से उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन जब वो कंपेरिजन करता है अपनी परेशानियों का, उसे भी पता है, लेकिन वो परेशानियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। पहले क्या था, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। अब वो ऑप्शन ना होना वो बेहतर था। हर चीज में ऑप्शन होना अच्छी बात नहीं होती है, वो बेहतर था ऑप्शन नहीं। आप सोच ही नहीं सकते थे, आपको पता था कि अगर मुझे करना है तो यही है, बस जरूरी है, करना ही है मुझे। सुबह 7 बजे बैच होते थे, 5 बजे लोग घर से चल देते थे, मैं पहले ही बताया था। अब 9 बजे रखने में भी दिक्कत होती है मुझे, तो कौन उठेगा, कैसे करेंगे, 10 तरह की परेशानियां हैं। तो लैंग्वेज पर, भाषा के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है आपको। जितना रीड करेंगे, जितना देखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जितना रीड करेंगे और लिखेंगे, फिर उसी से सब कुछ होना है। तो अगर ये लाइन लिखते हैं आप, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस, तो ये 4 चांद लग जाते हैं भाषा में। 2 और मोर पर्सन मैंने बताई दिया आपको, ये भी सब लिखा हुआ है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाउएवर द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट ए पार्टनरशिप में हैव। इट इज सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 which gives us the maximum limit is 50।
एग्रीमेंट में क्लियर कर चुका हूँ, बिजनेस में क्लियर कर चुका हूँ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहां लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। सर अब ये क्या चीज लिख दी कि प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस, वन इज प्राइमा फेसी एंड अनदर इज कंक्लूसिव। पहले तो मैं उदाहरण से समझाता हूं कि प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव में अंतर क्या होता है। और ये कानून बनाने वाले तय करते हैं कि किस तरह के एविडेंस को प्राइमा फेसी का दर्जा दिया जाए, किस तरह के एविडेंस को कंक्लूसिव का दर्जा दिया जाए। ये कानून बनाने वाले तय करते हैं। हम तो अंतर तो समझ सकते हैं, उसके बाद उसका रोल हम बता सकते हैं कि इसका यूज कैसे होगा, लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते कि प्राइमा फेसी कौन सी होगी, कंक्लूसिव कौन सी होगी। देखिए, प्राइमा फेसी बोले तो हिंदी में प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया, पहली नजर में, लव एट फर्स्ट साइट, जिसे हम प्यार का नाम दे देते हैं, जबकि किसी मूर्ख ने ही इसका इजाद किया होगा। लव एट फर्स्ट साइट कभी हो ही नहीं सकता। मैं केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि प्राइमा फेसी का मतलब क्या है। प्रथम दृष्टया, पहली ही नजर में। कंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि जिसकी कोई काट ना हो, संपूर्ण, जिसके विरोध में कोई भी दलील ना टिक पाए। इसका भी मतलब सच से नहीं है। जो चीज कंक्लूसिव मानी जाए कोर्ट में क्या मतलब, बेसिकली लॉ मेकर्स ने जो एविडेंस को नाम दे रखा है कंक्लूसिव, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सच्ची होगी, झूठी भी हो सकती है, लेकिन दर्जा प्राप्त है। कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। कितने भी पक्के सबूत ले आना, अगर आपके हाथ में कोई कंक्लूसिव एविडेंस हाथ लग गई, जैसे दर्जा प्राप्त है कंक्लूसिव का, तो सामने वाला कितने भी पक्के सबूत दिया, जीतोगे आप ही, मतलब आपके पक्ष में केस जाएगा, क्योंकि कंक्लूसिव आपके पास है। उसके बाद 10 तरह की प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन 10 तरह की प्राइमा फेसी एविडेंस पर एक कंक्लूसिव एविडेंस भारी पड़ जाती है। कोर्ट के हाथ बंधे में है। अजीब सी लगेगी बात आपको सुन के, क्योंकि आप हर चीज लॉजिकल सोचते हो। लॉजिकल का मतलब आपकी भावनाएं क्या काम कर रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट से दूर दूर तक का मतलब नहीं है। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं सर। एक थर्ड एम्पायर होता है, एक फील्ड एम्पायर होता है। अभी कुछ समय से रेफरल सिस्टम आ गया है। रेफरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फील्ड एम्पायर के डिसीजन के ऊपर खिलाड़ी उंगली उठा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई गलत डिसीजन है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। 2-2 या 3-3 बार तो मैं देखता नहीं हूँ। हाँ, मतलब मैं देखता नहीं हूँ, उसमें मुझे याद कुछ नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर था तभी देखा करता था मैं मैच, तो उस समय तक तो कुछ रेफरल सिस्टम था ही नहीं। अगर फील्ड एम्पायर ने उंगली उठा दी आउट की, और सारे कैमरे कह रहे हैं कि गलत आउट है, सबूत तो है हम पे, तो क्या फील्ड एम्पायर का डिसीजन को बदला जा सकता है? रेफरल को छोड़ दीजिए, और रेफरल भी 2 लिमिट तक है, वो भी अब आया है ना कानून में, पहले तो वो था भी नहीं। या चलिए आज के सिनारियो में बात कर लीजिए आप कि अगर 2 रेफरल सिस्टम पार हो चुके हैं और फील्ड एम्पायर ने उंगली उठा दी आउट की, तो कोई बदल सकता है? इससे समझिए आप कंक्लूसिव सबूत है हम पे कि फील्ड एम्पायर का डिसीजन गलत है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उस डिसीजन को नहीं बदल सकती, क्योंकि उसे कंक्लूसिवनेस का दर्जा प्राप्त है, जब तक कि वो अपने खुद को ही वो ना कहे कि हमें थर्ड एम्पायर को देना है।
पक्के सबूत भी बोने पड़ जाते हैं अगर कोई एविडेंस कंक्लूसिव का दर्जा प्राप्त है, क्यों कुछ और देखना ही नहीं है आपको, कुछ नहीं देखना आपको। एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट में सारे एविडेंस प्राइमा फेसी ही हैं, लेकिन लिखा जाता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्राइमा फेसी एविडेंस, कंक्लूसिव कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी को फिर भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो बोला जाता है, टेक्निकली वो भी गलत है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी ही हम पढ़ते हैं, सदियों से गलत चीजें आ रही हैं, कोर्ट में वो चीजें नहीं टकती हैं, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन एक ने लिखा, बिना समझे बिना जाने हम भी रटी रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा है उसने भी रटा हुआ है, उसे भी आगे रटाया जा रहा है। प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, अब मैं इसकी भाषा में चेंज करता हूं, तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस यानी कि हो सकता है वो पार्टनर हो, लेकिन जरूरी नहीं है। प्राइमा फेसी है ना। अगर कंक्लूसिव होती तो इसका मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति शेयर करेंगे प्रॉफिट, वो हमेशा ही पार्टनर होंगे। कंक्लूसिव अगर होती तो हमेशा ही पार्टनर होंगे, कुछ और मत देखिए। लेकिन क्या है, लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन जांच पड़ताल जरूरी है और गहराई में जाना जरूरी है कि क्या हमारा बिजनेस भी है, क्या हमारा म्यूचुअल एजेंसी भी है, क्या हमारा एग्रीमेंट भी है। अनलेस एंड अनटिल ऑल एसेंशियल अगर प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो दिए कैन नॉट बी पार्टनरशिप। सारी की सारी एसेंशियल्स का मौजूद होना जरूरी है। लेकिन अभी भी पेपरों में क्या पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल कौन सी है, वो म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि कहीं ना कहीं वो बस यही लिखने वाले हैं कि म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव है, तो नंबर उसी के मिलेंगे आपको फिलहाल। लेकिन मैं वैसे भी समझा रहा हूं कि नॉलेज भी तो आए ना कम से कम। ऐसा नहीं कि हम गलती पढ़ते जाएं, गलती समझते रहें, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। पढ़े लिखोगी जमात में आप अपने आप को अलग कैसे दिखलाएंगे विद लॉजिक, जब तक आपके पास नहीं होगा। लिखने में आता है, मैं भी लिख रहा हूं, मेरी मजबूरी है कि मेरे आपको नंबर भी दिलवाने हैं, लेकिन मेरी ये भी है काम कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, एक दिमाग भी दूंगा आपको। अगर ये कोई आमने सामने बहस करे, वो कहते हैं जी म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव एविडेंस है, म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट का तो मतलब क्या है कि अगर ये मौजूद है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मौजूद नहीं है, तो एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, तो बिजनेस मौजूद नहीं है, तो क्या पार्टनर मान लोगे? नहीं मानेंगे। तो आपने इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बता दिया? तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। कोई एक गायब होने से भी पार्टनरशिप तब भी नहीं होने की, ये तो हर एक कोई कहेगा। कोई एक चीज गायब हो जाए तो पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन फिर आप ये क्यों कहते हो कि म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है? फिर तो इक्वल फूटिंग पर है ना सब चीजें। फिर आप ये क्यों कहते हो कि म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव है? क्योंकि आपने दिमाग लगाया नहीं कभी, बस जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हो, वही पढ़ा रहे हो, वही आगे जा रहा है। तो बोलोगे आप भी नंबरों में कि म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैंने एक दिमाग भी दे दिया कि लिखने में गलत है, बोलने में गलत है, क्योंकि सब चीज़ें इक्वल फूटिंग पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तभी तो मान सकते हो किसी चीज़ को कि बाकी को फिर आप दोयम दर्जे पे रख रहे हो। वो अगर मौजूद नहीं भी होंगी तो भी आप काम चला लोगे। तो जब काम चलने का ही नहीं, बाकी चीज़ों के मौजूद हुए बिना, तो इसका मतलब सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात आपके? छोटी सी चीज, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर, कलेक्टिवली फर्म, और जिस नाम से वो काम करते हैं वो फर्म नेम। जनरल सी बात है।
तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देखी पार्टनरशिप की, उसी की फिर एक्सप्लेनेशन है यहां पर। अदरवाइज तो हमने 4 लाइनें पढ़ी, तो मेरे साथ आप बोलेंगे जिससे याद हो भी जाए आपको। परिभाषाएं बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, परिभाषाओं में छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। बाकी चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड आप चलोगे, लेकिन परिभाषा में अगर आपने चेंज कर दिया तो बदल जाएगा अर्थ, ना चाहते हुए बदल जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं बदल रहा, लेकिन वो बदल जाएगा, वहीं आप फंस जाओगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Essential of partnership 2 or more person, उसे फिर एक्सप्लेन कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। कीवर्ड पकड़िए, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में है। उनमें ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड वो बदलना है। तो आप लिखिए मिनिमम देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टनर, बट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो मैक्सिमम लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड, बट एज पर कंपनी एक्ट 2013 वो 50 प्रेस्क्राइब्ड है। तो हेडिंग हो गई, 2 या 2 से अधिक पर्सन, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। बिजनेस होना चाहिए, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए बिजनेस। जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, फिर उन एग्जाम्पल को आप ले सकते हो। सेम क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। ये आपकी कलाकारी है कि 2 नंबर में क्या लिखोगे, 5 नंबर में क्या लिखोगे। कितने भी नंबर का आ जाए, इररिलेवेंट चीज आपको नहीं लिखनी है, लिखनी उससे रिलेटेड ही है। इररिलेवेंट लिखेंगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड करना है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि बस जबरदस्ती लिखे जा रहे हो, पेज भरे जा रहे हो। बाद में पता लगा कि 100 नंबर की जगह आपने अटेम्प्ट ही 60 नंबर का करा है, 40 नंबर तो आप छोड़ ही आए। 60 नंबर में से भी फिर नहीं मिलने के आपको। अगर आप 100 नंबर का करते, रेलेवेंट करते, तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। आप इररेलेवेंट चीज़ें लिख रहे हो, बोर कर रहे हो दूसरे आदमी को, गुस्सा नहीं होगा वो? बुद्धू समझा रहे कि कुछ भी लिखोगे कि 5 नंबर क्वेश्चन 5 पेज भरने की। CBSE में यही सिखाया गया था, ग्रेजुएशन में हमें यही करते हैं हम लोग। तो फर्क है ना कुछ तो। बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है। हो सकता है आधा पेज ही एक पेज में ही। क्वालिटी के नंबर है, क्वांटिटी के नंबर थोड़ी है। मजदूर थोड़ी हो कि पूरे दिन मेहनत करेगा, वो बोझा उठाएगा, 500 रुपये मिलेंगे। डॉक्टर हो आप, एक हाथ पकड़ के नब्ज देख के बस प्रेस्क्रिप्शन लिखना है और 1000 रुपये अपने अंदर रखना है। एग्रीमेंट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने बता दी। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन मुझे पढ़ाना है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लिखने की जरूर प्रैक्टिस करानी। जब इसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो अगर एक चीज़ पर 10 क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। सब आंसर दिए हुए यहाँ पर नहीं, फिर भी हम 1-2 यहाँ लिखेंगे और फिर बाकी सब कुछ है ही है वहाँ पर। तो घर पे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकें। जो बंदा लिख लिख के पढ़ेगा, लिख लिख के याद करेगा, तो बाद में उसे दिक्कत कभी नहीं आनी। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।